श्री हुकम देव नारायण यादव जी। श्रीमान, जिस उद्देश्य के लिए इस विधेयक को लाया गया है वह सराहनीय है और स्वागत योग्य है। ऐसे जितने भी संस्थान हैं जो विज्ञान और तकनीकी का शिक्षा देने वाले देश भर में हैं, वैसे सभी ख्याति प्राप्त संस्थानों को भारत सरकार अपने हाथ में लेके उसको उन्नत करने के लिए, विकास करने के लिए, उत्थान करने का काम करे। भारतवर्ष में विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा भारतवर्ष विकसित होगा। लेकिन आज जितने विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान दिए जा रहे हैं उसमें यह ख्याल रखना चाहिए कि देश में दो तरह के विज्ञान हैं। एक है आधुनिक विज्ञान और एक है परंपरागत विज्ञान। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल साइंस है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यह जो एक सिद्धांत है भारतवर्ष के प्राचीन समय से, ऋषियों का, ऋग्वेद के काल से, हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। हमारे पास में जो परंपरागत तकनीक है, ज्ञान है, विज्ञान है, हम उसको समझते हैं कि हमारे ऋषि मुनि बाप दादा मूर्ख थे, उनको कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, वो हवा में बात करते थे। लेकिन वो हवा में बात नहीं करते थे, उसका एक अपना विज्ञान है। चाहे गांव के अंदर में जो किसान है आज, उन किसान के पास में परंपरागत कृषि यंत्र है, उपकरण है, खेती के औजार हैं, उनके भी अपने वैज्ञानिक आधार है। और आज के भी जो यंत्र हैं, उपकरण है, उसके भी वैज्ञानिक आधार है। लेकिन भारतवर्ष के जो लोगों के पास में ज्ञान, विज्ञान और तकनीक दिया जाए जो उनके लिए हितकारी हो और उनके जीवन जीविका के लिए उपयोगी हो। हम स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में जो आज ज्ञान दे रहे हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे बच्चे बाहर निकलते तो हैं, या तो नौकरी करे और नहीं तो सड़क पर भटके। वह स्वयं अपने ऊपर में स्वयं आत्मनिर्भर हो, अपने ऊपर खड़ा हो, अपने उस विज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में आगे बढ़े और समाज के लिए भी कुछ कर सके। इस पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक केवल पश्चिमी तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर भारत के लोगों को शिक्षित करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। इसलिए दोनों को आज जोड़ने का काम है, दोनों को एक साथ मिलाने का आवश्यकता है और काम है। तो जो आप कर रहे हैं, आप जो उसको बढ़ा रहे हैं, जब आपने इसका निर्माण किया था और आपने इसमें लिखा है, तब उस समय क्यों नहीं आपने सोचा था कि इसमें उतने प्रोफेसर हैं या नहीं, ज्ञान देने वाले हैं या नहीं, फैकल्टी है या नहीं। तो धीरे धीरे आप बढ़ाते जा रहे हैं। वह एक बार ही, महोदय जरा संक्षिप्त करें, जरा इस पर कुछ को बोलने दिया जाए। जो आपने एक बार बनाया, एक है दीर्घकालीन दृष्टि, एक है तात्कालीन। तात्कालीन तौर पर आपने निर्माण किया, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि रख के कि उस शिक्षण संस्थान का जो विस्तारीकरण होगा, उसमें जो और आगे के आगे विभाग खुलते चले जाएंगे, उसमें जो और आधुनिक मशीन आएंगे, उन सब के लिए हमारे पास में जब तक बुनियादी ढांचा का निर्माण नहीं हो तब तक किसी संस्था को आप राष्ट्रीयकरण बना दीजिए, भारत सरकार के अधीन लीजिए, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो पूरे तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, ये पिछड़े इलाके हैं, उन पिछड़े इलाकों में जो आज तकनीकी और ये वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है, तो वहां हमारे पास में आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन को, संस्था को स्थापित करिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में इसको ले जाइए, वहां भी लोगों को मिले। मध्य प्रदेश से जहां भी ऐसे पिछड़े इलाके हैं, उन जगहों पर इनको ले जाएं। समाप्त करें। मैं आपके सामने एक बिंदु की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके क्लॉज 11 में जहां आपने बोर्ड का निर्माण आप करेंगे, उसमें 10 आदमी आपके निर्वाचित होंगे। मैं बुनियादी प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने लिखा है कि इसमें पढ़ने वाले होंगे
वह सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग का भेद नहीं रहेगा, सब पढ़ेंगे। लेकिन इसके नियंत्रण बोर्ड में पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई प्रतिनिधि होगा या नहीं, इसको साफ करिए। जब तक कि किसी भी संस्था में, उनके नियंत्रण में, उनके प्रबंधन में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का स्थान नहीं होता है, तो उनके बच्चों को एम्स में जैसे पीट के निकाल दिया जाता है, अपमानित होना पड़ता है, वैसे ही हर शिक्षण संस्थान में अपमानित होना पड़ता है। तो हमारे बच्चे वहां अपमानित न हो, इसलिए उस बोर्ड में, नियंत्रण में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का भी प्रतिनिधित्व आरक्षण संविधान का आरक्षण के अनुसार होना चाहिए, तभी इसका कुछ लाभ हमको मिल सकेगा।